क्या आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है वह संवैधानिक संस्था है या नहीं? भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 324 को लागू कर दिया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से पहले 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। वहीं से इसकी रूपरेखा दिखाई पड़ती है। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में जो आर्टिकल 324 संविधान में मेंशन किया गया है उसमें चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव को रद्द करना, परिसीमन कराना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना, पार्टियों को मान्यता देना, अलग अलग प्रावधान आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। आर्टिकल 325 में निर्वाचन जो नामावली बनती है उसमें सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार नाम डाल करके किया गया है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का निवासी होगा। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वयस्क है, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष के 1 जनवरी को अगर उसकी आयु 18 वर्ष है तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। 1988 से पहले यह उम्र 21 वर्ष थी। 1988 में 61वां संविधान संशोधन करके यह आयु 18 वर्ष कर दी गई, जिसका कारण था उसके पहले अशिक्षा और अज्ञानता। धीरे धीरे समाज में विकास हुआ, समाज के लोग शिक्षित हुए और जागरूकता बढ़ी, इसीलिए 3 साल उम्र घटा दी गई। 327 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव कराने का जो कानूनी अधिकार है, जो विधियां हैं उसे संशोधन कर सकती है, उसमें परिवर्तन भी कर सकती है और उसके नियमावली को अपने अनुसार लागू करा सकती है। आर्टिकल 328 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह अधिकार विधानसभा को भी प्राप्त है, लेकिन विधानसभा को इस शर्त पे प्राप्त है कि जिस एक्ट में, जिस धाराओं में संसद कानून नहीं बनाती है उस पे राज्य कानून बनाएगा और उसे लागू करा सकता है अपने अपने राज्यों में, अपने अपने अनुसार। आर्टिकल 329 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी चुनाव चल रहा है उस समय किसी भी तरह की अगर बात आती है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यह ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं वर्तमान में इस समय चुनाव आयोग को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है। हमारे भारत के चुनाव आयुक्त महोदय ने इस्तीफा दे दिया है, जो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक शक की बात आ रही है कि चुनाव शुरू होने वाला है और चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना यहाँ लाजमी नहीं है। आप लोग को शायद यह जानकारी नहीं होगी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय से लेकर के 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक हमारे भारत में चुनाव आयोग एक सदस्यीय था जिसका नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त। जब हमारे देश में 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोग में 2 चुनाव आयुक्त और सेवा देने के लिए लगाया गया। यह अधिकार राष्ट्रपति महोदय का है कि 2 लगाएं या 1 लगाएं या और भी संख्या बढ़ा सकते हैं। उस समय चुनाव आयुक्त के सहयोग में लगे थे, उनका नाम था एस धनोआ साहब और BS सहगल साहब। इन दोनों लोगों को एक ही साल से कम अवसर मिला और इस पर लोगों ने विरोध किया और इन्हें हटाना पड़ा। इसी को देखते हुए
एस सहगल साहब और धनोआ साहब ने आपस में विचार किया और एस धनोआ साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से गुहार लगाई कि ये हमारा अधिकार है, हम चुनाव आयुक्त के पद पर रह सकते हैं, मुझे राष्ट्रपति महोदय ने गलत तरीके से हटाया है। कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना और कहा कि ये राष्ट्रपति महोदय का अधिकार है, कार्यपालिका का अधिकार है, वह आपको रखे या न रखे। पुनः 1993 में चुनाव आयोग में 2 व्यक्तियों की और नियुक्ति की गई, जिसमें पहले व्यक्ति थे एम.एस. गिल साहब और दूसरे व्यक्ति थे जी.बी.जी. कृष्णमूर्ति साहब। 2 लोगों को और सहयोग में लगाया गया। जब पहली बार चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय बनाया गया था तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री साहब थे। दूसरी बार जब 2 लोगों को सहयोग में लगाया गया तब इस समय श्री टी.एन. शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य देख रहे थे। कुछ बात को लेकर के आपस में तालमेल, निर्णय लेने को लेकर में विरोध होने पर टी.एन. शेषन साहब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का सर्वोपरि अधिकार है, जो वह निर्णय लेगा वह मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, निर्णय बहुमत के आधार पर लेना होगा, सभी की शक्तियां एक बराबर हैं, केवल हटाने की प्रक्रिया और टेन्योर कार्यकाल में केवल अंतर है, बाकी सभी अधिकार समान हैं। अगर दोनों चुनाव आयुक्त आपस में निर्णय अलग अलग मत से लेते हैं तब मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका वहां आम हो जाएगी निर्णायक मत देने में। तीनों लोग आपस में बहुमत से निर्णय लेंगे या एक मत से निर्णय लेंगे, यह आपके सहमति के ऊपर है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है और वह राष्ट्रपति महोदय के ऊपर निर्भर है, वो जैसे चाहें वैसे हटा सकते हैं। इनकी टेन्योर की चर्चा करते हैं अगर, तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष रहेगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष रहेगा। दोनों में से जो पहले पूर्ण होगा उस तिथि को रिटायर कर दिए जाएंगे, अवकाश प्राप्त कर लेंगे। इनके अवकाश प्राप्त करने के बाद किस सेवा में जाएंगे, कहीं पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और इनकी योग्यता के बारे में भी कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई हैं संविधान में। यह थोड़ी सी त्रुटि दिखाई पड़ती है। किसी भी पद की योग्यता कन्फर्म होनी चाहिए। अभी तक सिविल सेवक को ही यहाँ पे रखा गया है और वो परंपरा आगे चलती आ रही है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव की परंपरा चल रही है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम गोवा राज्य में 1999 में किया गया था। उसके बाद 2004 में पूरे भारत के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराया गया था। आप सभी लोग को जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खोज एम.वी. हनीफा नामक व्यक्ति ने किया था, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सौभाग्यशाली है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मांग विश्व के कई देश करते हैं और अपने अपने वहां चुनाव संपन्न इसी मशीन से कराते हैं। आप लोग के सामने वोट डालते समय एक कॉलम आता है जो क्रम संख्या 16 पे होता है, जिसे कहते हैं आप लोग नोटा। नोटा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को न पसंद करने के कारण इसकी परंपरा लाई गई और यह परंपरा 2013 से शुरू की गई। 2013 में यह परंपरा आपके सामने आई। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 64 व्यक्ति को वोट दिया जा सकता है एक बूथ पर। 3840 वोट अधिकतम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़ सकता है, यह भी आप लोगों को जानना चाहिए। एक चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा वीवीपैट का नाम, जो उसी मशीन के बगल में एक बड़ी सी मशीन रखी रहती है जिसमें से पेपर के रूप में एक कागज निकलता है जो लगभग 7 सेकंड तक आपके सामने रहता है। उस मशीन से निकले हुए पेपर पे जिस व्यक्ति को आप वोट देते हैं उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम छप करके आता है, जिसे आप देख करके संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने वोट किसको दिया था। आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके हाथ पे, अंगुली पे एक स्याही लगाई जाती है जिसका नाम है अमिट स्याही। इसका निर्माण बंगलौर में किया जाता है। यह होता है सिल्वर नाइट्रेट,
जब आपके स्किन पर यह लगाया जाता है, आपके अंगुली पे लगाया जाता है, यहाँ पे नमक की मात्रा होने के नाते और नमी होने के नाते यह सिल्वर क्लोराइड में बदल जाता है और पानी के सहयोग से यह लंबे समय तक अमिट के रूप में कार्य करता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण भारत में कहाँ किया जाता है। इसका निर्माण बंगलौर और हैदराबाद में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आप अपने समाज में इतनी जानकारी अगर रखते हैं तो निश्चित है आपके प्रति लोगों की सोच पॉजिटिव आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।